हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर और देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता क्या है हम उसको समझते हैं। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारे वायुमंडल में गैसेस पाए जाते हैं उसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। गैसेस डेट सराउंड द अर्थ, जो कि सोयल के चारों तरफ पाया जाता है। ओके, इट हेल्प मेक लाइफ पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग अस विद एयर टू ब्रीथ। जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, हमें सहायता प्रोवाइड करता है सांस लेने में। ठीक है, विदाउट द एटमॉस्फेयर दैट देयर could be clouds, winds और storm and weather। विदाउट एटमॉस्फेयर जो हमारा बादल है, हवा है और जो हम वेदर है वो फेनोमेना हमें देखने को नहीं मिलता है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन। और एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन सन से आते हैं उनको भी रोकने का काम करता है। विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट इन द ऑन द अर्थ। ऐसा माना जाता है कि अगर एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ ना होता तो लाइफ संभव नहीं होती। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर है जो कि सोयल के, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है। उसके बगैर, एटमॉस्फेयर के बगैर अपन जो विंड है, जो हवा है, बादल हैं, ये सब नहीं पाए जाते। और ये क्या करता है, जो सनलाइट से हमारे पृथ्वी की तरफ अल्ट्रा वायलेट जो आते हैं, किरणें आती हैं, उनको रोकने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो उनको भी ये रोकने का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि बिना एटमॉस्फेयर के लाइफ संभव नहीं होती। किस पे, अर्थ प्लेनेट पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो बना है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। सो एलिमेंट नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये 78.084% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बेसिस देखेंगे तो 78% या 78.084% पाई जाती है। अगर इसको हम वेट वाइज देखेंगे तो 75.52% ये एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है 20.946 या आप कह सकते हैं 21% एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम पाई जाती है। और अगर हम इसकी बात करें बाई वेट तो ये आपकी पाई जाती है 23.14%। ठीक है, नेक्स्ट आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम कितना पाया जाता है, 0.34%। कितना पाया जाता है, 0.34%। अगर उसी को हम वेट बेसिस देखें तो कितना हो जाएगा, 1.28%। नेक्स्ट CO2 की अगर बात करते हैं तो CO2 जो है वो 0.041% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। लेकिन ये किस में पाया जाता है, ये आपका ppm में मापा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 412 या 412 ppm पार्ट पर मिलियन ये एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल रहती है। ठीक है, अगर हम इसी में सोयल की बात करेंगे, सॉरी, अगर हम वेट की बात करें वेट बेसिस पे तो ये 0.045% पाई जाती है। लेकिन ये बात है CO2 की एटमॉस्फेयर की। अगर हम सोयल के अंदर बात करें, ठीक है, सोयल में जो CO2 है वो कितना पाया जाता है, सोयल में CO2 की बात की जाए तो आपका पाया जाएगा 0.412%। या आप कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में है उससे 10 टाइम मोर है, 10 टाइम मोर मतलब 10 गुना ज्यादा पाया जाता है सोयल के अंदर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो CO2 है वो सोयल के अंदर एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर बनी है, जो उसमें कई प्रकार की लेयर होती हैं, उसको वन बाई वन क्या उसकी स्ट्रक्चर है उसके बेस पे डिवाइड किया गया, वो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लासिफाइड इन 5 लेयर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर की वो कितने, 5 लेयर में क्लासिफाइड है। और ये जो लेयर बनाई गई है ये किसके हैं,
वर्टिकल टेम्परेचर के हिसाब से, है ना, वर्टिकल टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया 5 क्लासेस में, ये वर्टिकली टेम्परेचर के आधार पे, मतलब हम अगर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बेस पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो जो 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, वो लेयर कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये 5 लेयर हैं जो वर्टिकली टेम्परेचर के घटने या बढ़ने के अनुसार बांटी गई हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है ना, ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर। ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इसके ऊपर जो पाया जाएगा वो क्या होगा, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन, इनमें क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट की गई हैं, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है द ट्रोपोस्फेयर इज द एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू हाइट 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एट पोल्स टू 18 किलोमीटर एट इक्वेटर, ठीक है। पोल से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से बात करेंगे तो 18 किलोमीटर हाइट ये रखता है, ठीक है। तो ये सबसे निचली लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज वार्मेस्ट, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर का लोवेस्ट पार्ट होता है, जहां से एटमॉस्फेयर की शुरुआत होती है, वो कैसा होता है, वार्मेस्ट होता है, मतलब गर्म होता है, ठीक है। ये अगर आपकी बात की जाए, यहाँ जो ये ट्रोपोस्फेयर है, इसकी जो सबसे निचली लेयर है, ये क्या होती है, वार्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द ट्रोपोस्फेयर इज डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर है, जो हमारा ये स्फेयर है, ये सबसे ज्यादा क्या है, डेंस्ड है, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी, जितने भी एटमॉस्फेयर की लेयर हैं उनसे सबसे ज्यादा डेंसिटी इसके अंदर पाई जाती है, डेंस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, इसमें बोला गया है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम वर्टिकली ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। किस फेज में, किस लेयर में आप, तो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे हम ऊपर बढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही ये क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल वेदर फेनोमेना लाइक ड्यू, ऑल वेदर फेनोमेना लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड, रेन एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। अब इसमें कहने का मतलब है जो हमारा क्षोभ मंडल है उसी के अंदर जो बादल हैं वो पाए जाते हैं, यहीं पे हमें ओस देखने को मिलती है, यहीं पे हमें फॉग देखने को मिलती है ना, जो आपका, और इसी में हमारा जो रेन होता है वो भी इसी स्फीयर में होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मीजो स्फीयर थर्मोस्फीयर में रेन का जो जो बादल पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, इसलिए जो रेन होगी वो कहाँ होगी, ट्रोपोस्फीयर के ही लेयर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फीयर कंस्टिट्यूट 85% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जितना भी मास है ना, उसका 85% सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इस ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। कितना, 85%, मतलब टोटल का 85% सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट द बाउंड्री ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इन अबाउट -60 डिग्री, इसमें बोला गया है कि जैसे ही हम इसकी बाउंड्री पर पहुंचते हैं ट्रोपोस्फेयर की, है ना, जैसे मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर की ये बाउंड्री है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाते जाते -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें पहले ही बताया गया कि सबसे निचली लेयर गर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं इसका टेम्परेचर घटता चला जाता है, और ये जब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं ट्रोपोस्फेयर की, वहां पे टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है, जबकि इसकी लोअर लेयर वार्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, तो जो ट्रोपोपॉज होता है ना,
ये जो आपका ट्रोपोपाज, ये क्या है, डिवाइडेशन ऑफ टू लेयर का होता है। जैसे आपने जहां पे ट्रोपोस्फेयर, जैसे मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे जो ये लेयर बनेगी इसी को बोला जाएगा ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, इसके नीचे ट्रोपोस्फेयर होगा। ठीक है, तो उसको जो डिवाइड करता है एक लेयर से दूसरी लेयर को, उसी को जब ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे डिवाइडेशन होता है उसे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर में तो स्ट्रेटोपॉज। तो जिस लेयर में से डिवाइडेशन होता है उसी लेयर के नाम पे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका था ट्रोपोस्फेयर। अब हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, या इसको और क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर। इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इसे ट्रोपोस्फेयर और कभी कभी ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू अबाउट 50 किलोमीटर, है ना। ट्रोपोस्फेयर से लेके जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है वहां से 50 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। अभी हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा था, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में एकदम रिवर्स होता है ट्रोपोस्फेयर से, या आप कह सकते हैं समतापमंडल में क्षोभ मंडल से एकदम रिवर्स वर्क करता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इंक्रीज होता जाता है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डस्ट फ्री क्लाउड फ्री लेयर। अब क्या है, क्षोभ मंडल में जो डस्ट था, क्लाउड था, वो सारा कुछ पाया जा रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ये एकदम से नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो वहां पे कोई भी क्लाउड लेयर और डस्ट कुछ नहीं पाया जाता है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ मास ऑफ एटमोस्फेयर। तो कहने का मतलब 85% तो आपका क्षोभ मंडल में ही था, और जो बचा हुआ 15% था वो स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया। तो जितना भी मास है एटमोस्फेयर का वो सिर्फ दो ही लेयर में पाया जाता है, एक समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में 85% और समताप मंडल में 15%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ओजोन लेयर है ना। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से आने वाली यूवी रेज है इनको रोक लेती है, इनको नीचे आने नहीं देती है ना। ये यहीं पे इसको क्या कर देती है, रोक देती है, नीचे आने नहीं देती। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट है, जिनकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह होता है या अन्य बीमारियां होती हैं, उनसे भी हमको ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब ओजोन लेयर भी हम जो एटमोस्फेयर में पाई जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। ठीक है, over 91% atmospheric ozone is present in this layer, mainly located in stratosphere 10 to 50 किलोमीटर above the earth। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर होती है वो जहां से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है उससे लेके वो 30, 35, 40 किलोमीटर तक एबव तक पाई जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि कितने ऊंचाई तक पाई जाती है, तो 10 से लेके 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तक जो आपकी ओजोन लेयर है वो पाई जाती है। और उसका अगर पूछा जाए ओवरऑल का, तो 91% सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटोपॉज इन द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। तो स्ट्रेटोपॉज क्या है, जहां से स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है या समताप मंडल जहां से समाप्त होता है, उसके ऊपर क्या शुरू होता है, मीजोस्फेयर। तो उन दोनों को डिवाइड करने के लिए जो आपका लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ से डिवाइड कर दिया तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटोपॉज। इसके ऊपर अब मीजोस्फेयर हो जाएगा, इसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप समझ गए मीजोस्फेयर में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था, टेम्परेचर हाइट के अनुसार बढ़ता था। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो भी है क्लाउड ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। यूवी रेज को रोकने के लिए ओजोन लेयर भी इसी के अंदर लेवल रहती है, इसीलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट वार्मेस्ट लेयर एंड मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड कॉल्ड सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन किस एटमोस्फेयर की किस लेयर में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे,
समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाया जाता है सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये होता क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है एटमॉस्फेयर की वो सारी की सारी कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए इसको सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर टू अबाउट 80 टू 85 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या था, 50 किलोमीटर तक तो आपका पाया जा रहा था स्ट्रेटोस्फीयर, और 50 से लेके 80 से 85 किलोमीटर तक आपका पाया जाता है मीजोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज टू इंक्रीज हाइट। अब फिर से क्या हुआ, इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, अल्टीट्यूड के अनुसार जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। लेकिन समताप मंडल में क्या था, टेम्परेचर बढ़ता जाता था, और तो जो क्षोभ मंडल था उसमें भी टेम्परेचर घटता जाता था। तो अलग अलग लेयर में टेम्परेचर अलग अलग तरीके से चलता। ठीक है, वेयर द टेम्परेचर इज मिनिमम विच इज द कोल्डेस्ट रीजन। होता क्या है कि जो हमारा मीजोस्फीयर है इसमें सबसे कम टेम्परेचर पाया गया है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन भी माना जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है मीजोस्फीयर द बाउंड्री, मीजोपोज द बाउंड्री बिटवीन द मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को जो डिवाइड करती है उस बाउंड्री को मीजोपोज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका है मीजोपोज, यहाँ से क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, नीचे आपका ये आपका हो गया मीजोस्फीयर और ये हो जाएगा आपका थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट थर्मोस्फीयर। इसमें क्या होता है, थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। यहाँ भी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो देख रहे हैं जैसे आप नीचे से देखें तो इसमें क्या था, जैसे हाइट बढ़ती थी टेम्परेचर डिक्रीज होता था। फिर इसमें क्या देखा, जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर इसमें जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और फिर आप थर्मोस्फीयर में जाते हैं तो जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। तो एक में घट रहा है एक में बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस में घटता है और किस में बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इज इन दिस लेयर फ्रॉम 320 380 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हमारे स्पेस के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो आपके थर्मोस्फेयर में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी ऊंचाई 320 से 380 किलोमीटर रहती है। आइनोस्फीयर प्रेजेंटिंग दिस लेयर। अब क्या है, थर्मोस्फीयर में जो सबसे स्पेसिफिक बात है वो आइनोस्फीयर है। इसमें क्या पाया जाता है, आइनोस्फीयर पाया जाता है, इसीलिए इसको थर्मोस्फीयर या फिर आइनोस्फीयर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आइनोस्फीयर का बेनिफिट क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन इज द मेड पॉसिबल थ्रू आइनोस्फीयर। ठीक है, अगर आइनोस्फीयर ना पाया जाता तो हम कभी भी रेडियो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो है रेडियो कम्युनिकेशन में पूरी तरह से हेल्प करता है कौन, आइनोस्फीयर। नेक्स्ट है जो आपका लास्ट है एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो आपकी एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम से कौन सी लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये फिगर, इसमें देखिए सबसे नीचे है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और लास्ट में आपका एक्सोस्फीयर। ठीक है, इनकी हाइट भी लिखी हुई है 12 से 18, 50, 80, 700 और 10,000 किलोमीटर। ठीक है, वैसे यहीं पे ये आपका ओजोन लेयर दिखाया गया जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। ये आपका डिवाइडेशन है, स्ट्रेटोपोज है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है, एटमॉस्फेयर के अंदर किस लेयर में क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब एक चीज और लास्ट में समझते चलते हैं, लैप्स रेट। लैप्स लैप्स रेट ये क्या होता है,
ये क्या होता है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैप्स रेट। और ये होती कितना है, 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लैप्स रेट क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट और डिक्रीज इन टेम्परेचर, और वो कितना 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी हेल्प से ही हम और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, गॉड ब्लेसेस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।